नमस्कार साथियों, आज हम लोक प्रशासन पर संसदीय या विधायी नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में संसदीय या विधायी नियंत्रण क्या होता है? जनता के हितों को सुनिश्चित करने के लिए विधायिका का ये उत्तरदायित्व होता है कि राजनीतिक कार्यपालिका को नियंत्रित रखा जाए ताकि प्रशासनिक कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका नियंत्रित रख सके। संसदीय नियंत्रण मुख्यतः दो प्रकार से होता है, संसद की नियमित प्रक्रियाओं द्वारा और दूसरा होता है संसदीय समितियों के द्वारा नियंत्रण। संसद की नियमित प्रक्रियाओं के द्वारा नियंत्रण में निर्वाचित प्रतिनिधि संसद के अंदर बहस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, इसके माध्यम से देश का भविष्य तय करते हैं। वहाँ पर सरकारी कानून, नीतियों, बजट की स्वीकृति एवं कई अन्य उपायों द्वारा विधायिका है लोक प्रशासन पर नियंत्रण करती है। इसमें से कुछ तरीके निम्नलिखित हैं। पहला है राष्ट्रपति का अभिभाषण। जब भी संसद का कोई भी सत्र प्रारंभ होता है, उस संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण सर्वप्रथम होता है, जिसे कैबिनेट सचिवालय तैयार करता है। इसके अंदर मुख्यतः सत्तारूढ़ दल है उसकी नीतियों एवं आगामी कार्यक्रमों का विवरण होता है, क्योंकि सरकार में वही दल बैठा है। प्राय 4 दिन का समय इस पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए रखा जाता है, जिस पर वाद विवाद होता है। इसके उपरांत धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, जो सामान्यतः पारित हो जाता है। दूसरा प्रक्रिया है बजट पर बहस। प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम बजट ही होता है। बजट प्रस्तुतिकरण में मांगों के ऊपर बहस होना, मांगों पर मतदान होना और कटौती प्रस्ताव के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण किया जाता है। तीसरा माध्यम है प्रश्नकाल। संसदीय नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी और लोकप्रिय साधन प्रश्नकाल होता है। जैसा कि मुनरो कहते हैं, प्रश्न किसी भी सरकार को गिराने के लिए टॉर्पीडो का काम करते हैं। इसी प्रकार एटली ने कहा कि मंत्री से पूछे गए प्रश्नों का तथा इससे भी अधिक सदन में खुले रूप में पूछे गए प्रश्नों से सिविल सेवा को चौकन्ना रहना पड़ता है। इसकी शुरुआती 1 घंटा 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल के रूप में होती है। लोकसभा का एक सदस्य अधिकतम 5 और राज्यसभा में अधिकतम 3 प्रश्न पूछ सकता है। न्यूनतम 10 दिन का और अधिकतम 21 दिन का पूर्व सूचना का समय दिया जाता है। लेकिन प्रश्न पूछे क्यों जाते हैं? उसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। किसी भी विषय पर मंत्री की राय जानना, किसी प्रकार की जानकारी या कोई प्रगति का पता लगाना, या किसी आरोपित दुर्बलता के लिए सरकार को घेरना। प्रश्न पूछने की सूचना महासचिव को दी जाती है। वह सभापति व अध्यक्ष इसकी उपादेयता पर निर्णय करते हैं। प्रश्न मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला तारांकित, जिसके ऊपर स्टार का चिन्ह लगा होता है। इसका उत्तर मौखिक देना होता है, इसलिए इससे पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न। इसमें तारांक नहीं होता, इसलिए उसका उत्तर लिखित होता है। तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न। अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर 10 दिन से भी कम समय देकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर आता है शून्यकाल। शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया में भारत की देन माना जाता है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल 12 से 1 बजे तक होता है। 1960-61 में डॉक्टर राधाकृष्णन जब राज्यसभा सभापति थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की, लेकिन विधिवत शुरुआत 1966 से मानी जाती है। वास्तव में इसमें अविलंबनीय लोक महत्व के समसामयिक विषयों पर बिना पूर्व सूचना के, ध्यान रखना है, विषय समसामयिक होना चाहिए, अविलंबनीय महत्व का होना चाहिए और बिना पूर्व सूचना के मंत्रियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका समय आधे घंटे से 2 घंटे तक होता है। इसका संसद के कार्य संचालन नियमों में कोई उल्लेख नहीं है, ये बस सदन की परंपरा का हिस्सा होता है। फिर आता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ये भी भारत की देन है। अध्यक्ष यदि अनुमति देता है
तो किसी गंभीर और तात्कालिक महत्व के मुद्दे पर सांसद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं, जिस पर मंत्री स्पष्टीकरण देता है। इसके बाद में आता है काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। जब कोई मुद्दा अविलंबन या लोक महत्व का हो तो अध्यक्ष से इसकी अनुमति 12 बजे से पूर्व मांगी जाती है। 40 या अधिक सांसद समर्थन करें तो समस्त कार्य रोककर उस पर चर्चा होती है, जो अधिकतम 3 घंटे की होती है। इसकी शर्त है विषय विशिष्ट होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए, तात्कालिक होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, सार्वजनिक महत्व का होना चाहिए, न्यायालय में विचारणीय नहीं होना चाहिए और सरकार के प्रशासनिक दायित्व से संबंधित हो, जिसमें पूर्व चर्चा नहीं हुई हो। इसमें चर्चा के उपरांत मतदान होता है। बहुमत से पारित होने पर सरकार को संकट में डाल सकता है। धन्यवाद।